जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारी लास्ट रिवीजन क्लास है जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर 13, 14 और चैप्टर 1। 13 और 14 दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 जो है वो मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, लेकिन ये तीनों चैप्टर्स हैं, इनमें नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इनमें टेस्ट होगा, एक्सपेक्टेड यही है। चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 हमारा रिलेट करता है डेटा से, डेटा प्राइवेसी से, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। हम में से हर इंडिविजुअल का कुछ ऐसा डाटा या इंफॉर्मेशन है जिसको वो चाहता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है। जैसे पर्सनल डाटा, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कोई हो सकती है, जैसे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर भी हो सकता है जो हम ये चाहते हैं कि हम जनरल पब्लिक के साथ या दूसरे किसी भी और पर्सन के पास वो नंबर ना पहुंचे। और भी बहुत सारा डाटा हो सकता है, हमारा हेल्थ रिकॉर्ड हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है हमारा, और कुछ दूसरी चीज़ें, हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो सकती है, पासपोर्ट वगैरह पे। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें, लेकिन हमें सम टाइम उसको शेयर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जाए अकाउंट खुलवाने के लिए, आपको बहुत सी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करना पड़ती है। इसी तरह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए, बहुत सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है। आप मोबाइल की सिम निकलवाना चाहते हैं, आपको बहुत सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगी। तो सम टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है हमें। उस सूरत हाल में हमारा ये राइट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो हमारे इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे। और चैप्टर 13 जो है ये हमारा इसी कंसेप्ट से, इसी चीज़ से रिलेट करता है कि जो हमारा पर्सनल डाटा है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम में से हर इंडिविजुअल का ये राइट है कि हमारे पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और हमें कहीं पे सबमिट कराना पड़ता भी अगर, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को इंश्योर करे। तो एक हिस्सा हमारा पर्सनल डाटा से रिलेट करता है, यानी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज भी ऐसी हैं जिनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा यूज कर रही हैं, उनका भी ये राइट है अनऑथोराइज्ड पर्सन उनके डाटा को, उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस ना करे। जैसे बैंक्स हैं, उनका ये राइट है कि कोई इनके सिस्टम को हैक ना करे, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो उसके पासवर्ड वगैरह, यूजर नेम वगैरह है, वो अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ICAP है, ICAP का अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डाटा है, वो आपके अगर फर्ज कीजिए कुछ प्रोफेशनल को इंगेज करता है आपके पेपर बनाने के लिए, पेपर को चेक करने के लिए, तो ये सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ICAP ये चाहेगा ये सिक्योर हो, इसको कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हैक ना करे, इसमें किसी किस्म की चेंजेस ना करे। इसी तरह हॉस्पिटल्स का डाटा जो है वो कोई किसी को एक्सेस नहीं करना चाहिए। और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ज़्यादा क्रिटिकल होगा, जैसे बैंक्स वगैरह का, मे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो कम क्रिटिकल। लेकिन बहरहाल हर ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है कि उसके डाटा को लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नो डाउट उन्होंने खुद से भी कुछ मेजर्स लिए होंगे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब तक लॉ लीगल प्रोटेक्शन ना हो, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि जब तक अवाम को बताया ना जाए कि अगर आपने इन ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हासिल करने की, हैक करने की कोशिश की तो आपको सजा भी मिलेगी। जब तक लॉ सजा नहीं सुनाएगा ना, लोग उसके डाटा को हैक करने की कोशिश करते रहेंगे। तो एक लॉ की भी सपोर्ट मिल जाती है ना, तो प्रोटेक्शन करना आसान हो जाती है। तो हमारा जो चैप्टर 13 है ये इन्हीं एक चीज से रिलेट करता है, डाटा प्रोटेक्शन। और उसमें 2 तरह के डाटा को डिस्कस करता है, एक पर्सनल डाटा जो कि इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का है, जैसे मेरा और आपका, और दूसरा वो डाटा जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का है, उनका पूरा डाटा भी और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सिस्टम भी, उसकी प्रोटेक्शन से रिलेट करता है। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन के बारे में, लॉ क्या कहता है, ठीक है। 2 हिस्से, आधा हिस्सा पर्सनल डाटा से रिलेट करता है और आधा हिस्सा इस चैप्टर का ऑर्गेनाइजेशनल डाटा से रिलेट करता है। पहले पर्सनल डाटा को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल बताने से पहले आपको डेफिनेशन बताता है ताकि आपके रूल समझ आ सके। सबसे पहले डाटा सब्जेक्ट। डाटा सब्जेक्ट का मतलब क्या है? वो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन जो अपना डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, जिसका डाटा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन
कलेक्ट कर रही है या प्रोसेस कर रही है। जैसे आपने अगर कॉलेज को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी तो यहाँ पे आप डाटा सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका डाटा कॉलेज के पास है, कॉलेज उस डाटा को यूज करेगा अपने पर्पस के लिए। पर्सनल डाटा से क्या मुराद है? डाटा सब्जेक्ट हो गया आप, पर्सनल डाटा से मुराद आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा से मुराद वो वाली पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं आपका फेवरेट कलर क्या है, ये कहें सर ग्रीन है मेरा, फिर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, हालांकि एक तरह से पर्सनल है लेकिन पर्सनल नहीं है, इससे इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर मैं इनसे इनका एड्रेस पूछूं, अगर मैं इनसे इनका मोबाइल नंबर पूछूं, ये पर्सनल डाटा है। तो पर्सनल डाटा से मुराद डाटा सब्जेक्ट की वो इंफॉर्मेशन जो कि डाटा कंट्रोलर कौन है? कॉलेज जिसको आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो डाटा कंट्रोलर के पास है, और इस इंफॉर्मेशन से इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो है हमारा डाटा, वो है हमारा पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी शामिल होता है, यानी जो बहुत हाई लेवल का पर्सनल डाटा है ना, समझ लें, वो हमारा सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका मोबाइल नंबर पर्सनल डाटा, आपका एड्रेस पर्सनल डाटा, अगर मैं कहूं अच्छा आपके पास जो एटीएम कार्ड है इसका पिन कोड क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ठीक है, हाँ जी, पर सेंसिटिव पर्सनल डाटा असल है। लेकिन इसमें इनक्रिप्टेड डाटा नहीं शामिल, इनक्रिप्टेड डाटा नहीं शामिल, ठीक है। वो डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, इनक्रिप्टेड डाटा सिक्योर होता है, वो फिर आप उसको आसानी के साथ हैकर्स भी हैक नहीं कर सकते, इसलिए उसने इनक्रिप्टेड डाटा को एक्सक्लूड कर दिया। इनक्रिप्टेड डाटा से वैसे भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इनक्रिप्टेड डाटा से ऐसे भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हमने किसी से पूछा कि आपका पिन कोड क्या है, उसने कहा मेरा पिन कोड है फ़ोन, अब खतरा है कि हमारा फ़ोन कोई हैक ना कर ले, अब मैंने बताना भी है पिन कोड क्या है, मैं अपने दोस्त को ये बता रहा हूँ, अच्छा वो लास्ट मंथ में जिस डेट को हम मिले थे ना, पहले 2 डिजिट वो हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा जो हमारे लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें जितने दोस्त हम शामिल थे उस मीटिंग में, 3रा डिजिट वो है, और 4th जो मेरी मोटरसाइकिल का आखिरी नंबर है ना, 4th डिजिट वो है। अब मैंने पिन कोड बता भी दिया लेकिन ये क्या, इनक्रिप्टेड डाटा, इसको वो कहता है सेंसिटिव डाटा में शामिल नहीं, क्योंकि इसको कोई दूसरा बंदा मिसयूज नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है सारी इंफॉर्मेशन। पर्सनल डाटा क्लियर हो गया, डाटा सब्जेक्ट क्या क्लियर हो गया, डाटा कंट्रोलर किसको कह रहे हैं, कॉलेज को, क्लियर हो गया। सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी मैंने आपको बता दिया। सेंसिटिव पर्सनल डाटा खास तौर पे ऐसा यूजर नेम और पासवर्ड जिससे आपका ये रिकॉर्ड एक्सेस किया जा सके। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग आपने ऑन की एक्टिवेट करवाई है, उसमें जो यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, ठीक है। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट करवाए और लेबोरेटरी वालों ने जो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया आपका मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए, वो भी सेंसिटिव डाटा। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सनल की, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा में आएगी। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड, रिलीजियस बिलीव्स, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा वगैरह, ये सारा हमारा सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, ठीक। इसका मतलब है मैं जब सिप निकलवाने के लिए जाता हूं किसी कंपनी के पास टेलीकॉम सेक्टर में, उनको मैंने अपना एड्रेस दिया, वो पर्सनल डाटा है, लेकिन साथ ही में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए से फिंगरप्रिंट लिए, ये सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, क्योंकि इससे इसका मिसयूज किया जाएगा ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब वो किसी टेररिस्ट को अगर ये मेरे फिंगरप्रिंट्स बेच दे, जो शायद आपने अखबारों में खबर वगैरह पढ़ी होगी कि बाज़ औक़ात कुछ रिटेल आउटलेट्स वाले उन्होंने बेचा भी है, शेयर कर दे तो अनऑथराइज किसी के साथ, तो वो पर्सन फिर हमारे इस फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा में फ़र्क समझ आ गया। आप एग्री करते हैं कि हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये डाटा दें, वो बैंक हो, वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, वो कोई कॉलेज हो, वो कोई भी, उसको ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव रखना चाहिए। लॉ ने अब यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज बताई हैं, हम कुछ राइट्स बताए हैं, हमारे राइट्स बताए हैं, यानी इंडिविजुअल्स के। इंडिविजुअल का नाम क्या रखा था इन्होंने, डाटा सब्जेक्ट, और कुछ लाइबिलिटीज बताई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हमने इंफॉर्मेशन जमा करवाई है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा था, डाटा कंट्रोलर।
अब पहले क्या पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां पढ़ें या हम अपने राइट्स पढ़ लें? जिम्मेदारियां। लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, उसको चाहिए हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। डाटा मिनिमाइजेशन, उनको चाहिए कि जो मिनिमम डाटा चाहिए ना उनके पर्पस के लिए वो मिनिमम डाटा हमसे ले, ठीक है, वो और कोई डाटा ना ले। फर्ज कीजिए एडमिशन कराने के लिए गए, उसने कहा आपके घर का एड्रेस, हमने एड्रेस लिख दिया, आपके वालिद साहब का नंबर दे दिया, आपके बहन भाइयों की तादाद, ये नहीं पूछ सकता। ये है डाटा मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा हमारा कलेक्ट कर रही है वो मिनिमम डाटा कलेक्ट। आपको क्लास के दौरान मैंने एग्जांपल दी थी कि कुछ जगहों पे मोबाइल नंबर जरूरी नहीं होता शेयर करना, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो कुछ कस्टमर से कहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कीजिए, ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हैं? डाटा मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि कम से कम डाटा, आपने डाटा सब्जेक्ट से कम डाटा जो आपके पर्पस के लिए जरूरी हो। पर्पस लिमिटेशन, जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं उसी पर्पस के लिए डाटा इस्तेमाल हो, ये ना हो किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हमने अपना मोबाइल नंबर कॉलेज को दिया है सिर्फ इसलिए कि कभी क्लास ऑफ है, लेट है, टेस्ट वगैरह है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। अगर कोई मार्केटिंग के मैसेज आते हैं हमें तो वो फिर पर्पस लिमिटेशन की वायलेशन होगी। आगे चल, एक्यूरेसी, एक्यूरेट डाटा मेंटेन करना चाहिए, हमारा डाटा गलत मेंटेन ना कर। ये ना हमने नंबर कुछ और लिखवाया फॉर्म पे, जब सॉफ्टवेयर में वो ऐड करने लगे तो नंबर गलत ऐड कर दिया, वो पता चला हमारा, मेरा एक दफ़ा बताया था ना आपको, बैंक में गलत नंबर एंटर कर दिया, मुझे ना कोई मैसेज आए ना, मैं ऑनलाइन बैंकिंग करने का एक्टिवेट करवाने के लिए फ़ोन कर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैंने जो लिखा है ना वो ठीक था, आपके बंदे ने गलती किया टाइप करते हुए, मेरा नंबर 0 आगे पीछे कर दिया, मेरी गलती थोड़ी है। कहता सर गलती जिसकी भी है आपको ब्रांच आना पड़ेगा। वो 2-2.5 महीने गुजर गए। तो एक्यूरेट हमारा ये राइट है और इसकी जिम्मेदारी है डाटा कंट्रोलर की कि हमारा डाटा एक्यूरेटली मेंटेन करें। सिक्योरिटी हो, कॉन्फिडेंशियल रखे, सिक्योरिटी हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रखे। क्या आपका डाटा कोई टीचर जाके एक्सेस करना चाहिए उसको? उसके एक्सेस हमारा काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट का काम है, हमने क्या करना है नंबर। तो मिनिमम सिक्योरिटी रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, ऐसा ना हो कोई भी एम्प्लॉय इस डाटा के ऊपर एक्सेस रख सकता हो, नहीं, कॉन्फिडेंशियल। स्टोरेज लिमिटेशन, ठीक है, कि जो उसने स्टोर करना है हमारा डाटा जिस पीरियड के लिए हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया उसी पीरियड के, जैसे कॉलेज को आपका डाटा 6 महीनों के लिए स्टोर करना चाहिए, 6 महीने के बाद आप दोबारा से एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद दोबारा आपका डाटा रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बस एक सब्जेक्ट पढ़ा था और अगले 5 साल तक आपको मैसेज आ रहे हैं कि जी हमने ये कोर्स शुरू करवाया, इसका मतलब है आपका डाटा उस टाइम पीरियड से ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर किया गया है, जो कि इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि स्टोरेज पीरियड को लिमिट रखे। अकाउंटेबिलिटी, अगर हमारा डाटा मिसयूज होता है तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी हो, जो बंदा मिसयूज कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। क्लियर हो गए प्रिंसिपल्स? ये आई कैप ने सिर्फ मेरा हाल इसमें सिर्फ हेडिंग बताई हुई, एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे चलते हैं। राइट, हमारा राइट क्या है? राइट टू बी, अगर हमारा डाटा कहीं पे संभाला जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए मेरा डाटा जो है वो स्टोर किया जा रहा है। ऐसा ना हो मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और मेरा डाटा जो है कहीं पे स्टोर किया जाए। आप अक्सर बाज़-औक़ात कुछ वेब पेजेस जब विजिट करते हैं ना तो आपकी हिस्ट्री में वो सेव हो जाता है और कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे होते हैं आपके जाने बगैर आपकी इन एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग के लिए अलग से। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे या फिजिकली मेरा डाटा मेंटेन कर रही है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा डाटा किसके पास है। राइट टू एक्सेस टू डाटा, अगर मैं अपने डाटा को एक्सेस करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मैं अपने बैंक जाके देखना चाहूँ भाई आप मेरा एड्रेस कौन सा रजिस्टर्ड है, मेरा मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, क्या बैंक वाले को चाहिए कि फॉर्म निकाल के मेरा डाटा मेरे सामने रख दे? यस, मेरा राइट है। राइट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और अगर इस फॉर्म को देखते हुए मुझे लगे कि मेरा घर का एड्रेस मेरा फ़ोन नंबर ठीक नहीं है, क्या मैं रेक्टिफाई करवा सकता हूँ? राइट टू रेयर ऑब्जेक्ट आर कंप्लेन, अगर मुझे एतराज़ हो कि मैं अब डाटा आपको सबमिट नहीं करवाना चाह रहा तो क्या मैं एतराज़ कर सकता हूँ? क्या ये मैं जाके कह सकता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो अब आप डिलीट कर दें, बाकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें, मैं नहीं चाहता आपका किसी भी किस्म का मैसेज है। आप अगर चाहें तो कॉलेज को इस चीज़ का पाबंद बना सकते हैं कि मेरा आप अपने डाटाबेस में से मेरा मोबाइल नंबर जो है उसको स्किप कर दें। हाँ, अब कॉलेज फिर आपको ये कहेगा कि अगर आपको मैसेज ना आए, किसी दिन क्लास ऑफ हुई, आप आगे आपको आके पता चला क्लास ऑफ थी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। आप अगर कहें ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, तो आपका राइट है कि डाटा को डाटा कंट्रोलर के रिकॉर्ड से इरेज करवा सकते हैं।
आप एतराज़ कर सकते हैं कि मेरा डाटा मज़ीद आप यूज़ ना करें, मेंटेन ना करें, और कंप्लेन भी कर सकते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अगर आपके डाटा को कोई ऑर्गेनाइजेशन मिस यूज़ करे तो। राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, कि प्रोसेसिंग सिर्फ जिस पर्पज़ के लिए एडमिशन के लिए नंबर दिया है एडमिशन के लिए इस्तेमाल हो, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, किसी और पर्पज़ के लिए। राइट टू डाटा प्रोटेक्टेबिलिटी, नहीं पोर्टेबिलिटी, हाँ जी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन आपस में उनका मर्जर हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए वारिद का और जैज़, इन दोनों का मर्जर हो गया, या जैज़ ने वारिद को एक्वायर कर लिया। अब वारिद पे जितने भी, हाँ ऐसे ही है, वालिद नहीं वारिद ये नहीं असल में सच में ऐसे हुआ है ना, मैं वो है। हाँ अब शायद आपने वो उस ज़माने में आपने मोबाइल सिम ना ली हो जिस ज़माने में वारिद हुआ कर रहे। हाँ चले, हाँ लास्ट टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक की एग्जांपल दी थी। चले, आपने व्हाट्सएप पे आपने आपका डाटा था, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो अब आपका डाटा पोर्टेबल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, लेकिन यहाँ पे आपकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास राइट है, आप पोर्टेबिलिटी की अप्रूवल देना चाहें तो दें, नहीं तो फिर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। राइट क्लियर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जब हेडिंग पढ़ते हैं आपको समझ लग जाती है कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है। ये था इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये आज चैप्टर का आधा हिस्सा हमने प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल डाटा कवर कर लिया। अब बताइए इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा भी मेंटेन हो रहा होगा, उनका भी राइट है कि उनका डाटा सिक्योर हो, प्रोटेक्ट हो, है कि नहीं राइट? और इसमें खास तौर पे, वैसे तो ये जनरली सारी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है ये लॉ, लेकिन खास तौर पे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट के ऐसे इदारों को जो कि क्रिटिकल है, जैसे डिफेंस, आर्मी का डाटा, आर्मी की इंफॉर्मेशन, और इसी तरह ऐसे सेक्टर गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जो कि लोगों के लिए एसेंशियल सर्विसेज हैं, क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विसेज, इनमें अगर ब्रेक डाउन आ जाए ना, कोई लोग हैक कर लें और डिस्टर्बेंस क्रिएट करें इस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला बन सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है घरों में बीमार लोग हैं, ऑक्सीजन या उनको कुछ इस तरह के वेंटिलेटर पे, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं, अब अगर आप वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी ज़िंदगी मौत का मसला बनेगा। इसीलिए वैसे तो जनरली ये वाला टॉपिक हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसेंशियल या क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। एज यूजुअल किसी भी लॉ को समझाने से पहले आपको पता है उसकी आदत क्या है, हमें डेफिनेशन बताता है ताकि हम उसको समझ सके आगे जो भी बताने जा रहा हूं। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उसको अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना, यह है अनऑथराइज्ड एक्सेस। डैमेज टू डाटा के अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के बाद, अब आईकैप, सुबह आईकैप का रिजल्ट आना है, अनाउंस होना है, और आज शाम को हम आईकैप की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा, अगर कल डाटा को एक्सेस करेंगे वो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगी, वो तो पब्लिकली अवेलेबल है। आज रात कर रहे हैं ना हम, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है क्योंकि अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो डाटा। और डैमेज टू डाटा का मतलब क्या है? एक्सेस कर लिया, अब वहां पे जो जो फेल लिखा हुआ है उसको हमने पास कर दिया, ये है डैमेज। डाटा डैमेज का मतलब ये है डाटा को चेंज करना, डिलीट करना, अल्टरेशन करना, डिलीट करना या एडिशन करना। हमने 2 पेपर दिए थे, दोनों में पास, हमने उसके बाद 2 पेपर और ऐड कर दिए, 4 पेपर। एडिशन, डिलीशन, अल्टरेशन। दोस्त था हमारा, हमें उससे शदीद लड़ाई हुई, पास था, उसका नाम ही निकाल दिया। ये सारा डैमेज टू डाटा आएगा। डैमेज टू डाटा से मुराद एडिशन भी है, डिलीशन भी है, अल्टरेशन भी है, ठीक है, या आर मेक इट अवेलेबल। मैं ये चाहता हूं मेरा रिजल्ट ना आए तो मैंने सारे लिंक ही उड़ा दिया कि कल किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा, अब 2-3 दिन आईकैप खपेगा रिस्टोर करने के लिए। मेकिंग डाटा को अनअवेलेबल करना लोगों के लिए, ये भी डैमेज टू डाटा में आता है। यानी ये है डाटा को एक्सेस किया, ये है डाटा के साथ छेड़छाड़ की।
और यह है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें ये नॉर्मली है सिस्टम। आपने अगर आईटी स्टडी की है ना तो आपने सुना होगा, एक होता है डाटा, एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों में से ज्यादा क्रिटिकल क्या होता है भला? इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे तो डिपेंड करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा हो सकता है, अगर आप एक सर्टेन डाटा को आप हैक कर लेते हैं, बाकी का डाटा प्रोटेक्टेड है, सिस्टम ठीक है, रिस्टोरेशन पॉसिबल होती है। लेकिन अगर आप सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दें तो फिर इसका मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, या सिस्टम कह लें, दो तरह के हो सकते, एक क्रिटिकल, एक नॉन क्रिटिकल। अब जैसे अगर ICAP का रिजल्ट जो है ये सिस्टम, इसके साथ हम छेड़छाड़ करें, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, ये भी एक जुर्म है। लेकिन इसको कंपेयर कीजिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल लेस्को है, लेस्को के नेटवर्क को एक्सेस किया और हमने पूरे शहर में बिजली को ब्रेक डाउन कर दिया, ये भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की है। दोनों एग्जांपल आपके सामने, एक क्रिटिकल है, एक क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। रिजल्ट वाली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि पावर जो डिस्टर्ब, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा, अब कह रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका अगर लॉस हो, नुकसान हो, डिस्टर्बेंस हो तो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे किस पे? अवेलेबिलिटी और डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, पानी है, बिजली है, गैस वगैरह, इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, अगर आप वो बिल भी उनका आता है ना, जब बिजली का पानी गैस, उसके पीछे लिखा होता है कि तनसीबात के साथ छेड़छाड़ करना जुर्म, संगीन जुर्म है, कौमी जुर्म है, इस तरह की बात लिखी होती है। तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज को अगर कोई डिस्टर्ब करे इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करके, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसी तरह ऐसा सिस्टम जो नेशनल सिक्योरिटी यानी आर्मी से रिलेट करता है फॉर एग्जांपल, या फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट के इदारों से रिलेट करता है, तो वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट ने एक तरह से, अब एग्जैक्ट ये रूल नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम या डाटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे गलत बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक पब्लिक, प्राइवेट। प्राइवेट के साथ उन्होंने कहा ये भी जुर्म है, लेकिन पब्लिक के साथ उन्होंने कहा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। हालांकि असल में क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट का नहीं है। समटाइम प्राइवेट भी क्रिटिकल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, वो भी क्रिटिकल हो सकता है, और समटाइम हो सकता है कि पब्लिक भी नॉन क्रिटिकल हो। लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में फर्क समझ आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब उसने ये हमें क्यों भला बताया? ताकि सजाएं बता सके। अब उसने हमें ये बताया क्या कि ये जो जुर्म है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डाटा को डैमेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करना, ये तीनों जुर्म है। क्या? अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना, उस डाटा को कॉपी या ट्रांसमिट करना, और फिर उस डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज करना, ये तीनों जुर्म है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब समझ आ गया? इजाजत के बगैर डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। अनऑथोराइज्ड कॉपिंग या ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कि उस डाटा को कॉपी कर रहे हैं हम अपने पास, ठीक है। जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, अब मैंने उसको एक्सेस किया, पढ़ लिया, ये भी जुर्म है। और फिर मैंने उसकी कॉपी बना ली ताकि मैं फॉर एग्जांपल जो है कि एजेंट, जो फॉरेन कंट्री के एजेंट है, उनको बेच सकूं, तो ये मेरा एक्सेस करना ये एक अलग जुर्म है। मैंने उसकी कॉपी बनाई और इसको ट्रांसमिट किया, ये अलग जुर्म है। और अगर मैं उसको फाड़ के फेंक देता हूं, उसको फाड़ के फेंक देता हूं, ये अलग जुर्म है। ये आता है डैमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। तीनों में फर्क समझ आ रहा है? एक्सेस, कॉपी या ट्रांसमिट करना, और डैमेज करना। सबसे हल्का जुर्म कौन सा है? फिर कॉपिंग, फिर डैमेज करना। कंसेप्चुअली भी एग्री करते हैं ना, ये इसी लेवल के साथ होने चाहिए, बिल्कुल। यही जुर्म अगर नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं फिर भी जुर्म है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे हैं फिर भी जुर्म है। तो फर्क क्या है? पनिशमेंट का।
जनरल रूल क्या है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पनिशमेंट ज्यादा है। वही जुर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में करें उसकी ज्यादा सजा है, और वही जुर्म नॉन क्रिटिकल में करें उसकी सजा कम है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अब ये आगे रटे वाला पॉइंट। नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या पनिशमेंट है? 3 में, और ये दोनों अप टू है, अप टू यानी सजा मिल सकती है अप टू 3 months, और फाइन हो सकता है पेनल्टी अप टू 50,000। और अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 3 years प्लस 1 million। अनऑथराइज्ड कॉपी आर ट्रांसमिशन अप टू 6 months 100,000, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 5 years 5 million। और डैमेज करें अगर नॉन क्रिटिकल 2 years प्लस 500,000, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो 7 years प्लस 10 million। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ये बताया था ना आपको कि एक तो जुर्म करना तो है ही जुर्म, उसके बाद उसकी तशहीर करना वो भी बड़ा जुर्म है, हाँ चोरी और ऊपर से सीना जोरी, बिल्कुल ये सीना जोरी है ग्लोरिफिकेशन, ये सही आपने तीर चलाया। तो इसका जो पेनल्टी पनिशमेंट है वो डैमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की पेनल्टी के इक्वल है। अब ये याद कर लेंगे 7 year 10। सिर्फ छोटे छोटे 1-2 रूल्स आपको शायद रेगुलर क्लास में भी मैंने बताए थे, एक आधा शेयर करता चलूं कि नॉन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की बड़े से बड़ी सजा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की छोटी से छोटी सजा से भी कम है। ठीक है, छोटी से छोटी सजा से भी कम है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और फिर इसके बाद बाकी, और आपको ये भी बताई थी कि नॉर्मली नॉन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में अमाउंट्स लाखों में है और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की मिलियंस में है, और सजाएं इसकी नॉर्मली महीनों में है और इसके सालों में। ठीक है, ये छोटे से 2-3 रूल्स ध्यान में रखिएगा, आपके लिए पनिशमेंट याद करना आसान हो जाएगा, और ये पनिशमेंट आपने सारी याद करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी उसने 5-6 एमसीक्यूज में पनिशमेंट पूछी हुई है। क्लियर, ये हमारा चैप्टर 13 था। अब कौन सा चैप्टर है? 14, कंपटीशन एंड आर्बिट्रेशन। कंपटीशन हमारा जो चैप्टर है ये क्या बताता है और आर्बिट्रेशन क्या बताता है? कंपटीशन, अच्छा बताइए, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिपेंड करता है, वैसे आप कंज्यूमर है कि सप्लायर हैं। अगर आप कंपनी वाले हैं, कंपनी को वो कहते हैं अंडरटेकिंग, अगर आप अंडरटेकिंग है तो आप कहेंगे कंपटीशन है, मार्केट में सिर्फ मैं हूं, मैं ही चीज बेचूं, मेरे अलावा और कोई दुकानदार मार्केट में मौजूद ना हो, मेरी जितनी मर्जी मैं प्राइस ज्यादा रखूं, जिसको मर्जी चीज बेचूं, जिसको मर्जी, इसकी शक्ल पसंद नहीं आई इसको नहीं मैंने बेच, इनकी शक्ल पसंद आई इनको चीज बेचनी है मैंने, जब दिल किया प्राइस बढ़ा ले। ठीक है, ये सारे आजाद सप्लायर जो है ना वो आजाद डिसीजन करना पसंद करता है, चाहता है, और जो कस्टमर या कंज्यूमर वो उसके खिलाफ अपोजिट है, वो ये चाहता है प्राइस कम से कम हो और गुड हर वक्त अवेलेबल हो जब भी उसको जरूरत हो, मार्केट में सप्लायर ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ताकि एक कंपटीशन रहे, वो आपस में कंपटीशन में प्राइस कम करें। जबकि सेलर ये चाहेगा नहीं, अगर कंपेटिटर कोई आ भी गया ना उसके साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम दोनों कम से कम ये प्राइस रखेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे वरना दोनों का नुकसान होगा। तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। अब इसमें आता है रेगुलेटर ये चाहता है कि दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन चूंकि कंपनी या अंडरटेकिंग ज्यादा इस पोजीशन में होती है कि कंज्यूमर का फायदा उठाए, वो क्या कहते हैं, इस्तेहसाल करे, तो इसीलिए उन्होंने जो रेगुलेशन बनाई हैं वो कस्टमर्स के लिए नहीं है, किसके लिए? कंपनी के लिए। सिंपल, अगर आप कहें ना सर सारे का सारा लॉ एक लफ्ज में बता दें, ये कंपटीशन एक्ट क्या कहता है, तो कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि हमने इंश्योर करना है फ्री कंपटीशन इन मार्केट में फ्री कंपटीशन को इंश्योर। फ्री कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा हो, जो सेलर सप्लायर मार्केट में आना चाहता है आए, जिस प्राइस पे चीज बेचना चाहता है बेचे, जिस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहता है करे, कोई पाबंदी ना हो। ये सर, तो अब हमें वो बताएगा
कि इसमें लफ्ज़ मार्केट से क्या मुराद है। हम कहते हैं मार्केट में फ्री कंपटीशन होना चाहिए, इसमें लफ्ज़ मार्केट से क्या मुराद है। और फिर हमें बताएगा फ्री कंपटीशन इंश्योर करने के लिए हमने क्या पाबंदियां लगाई है। कंपटीशन, ये जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है हमारा, इसमें है कंपटीशन और एक आर्बिट्रेशन। कंपटीशन थोड़ा सा टेक्निकल है, आर्बिट्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। तो कंपटीशन को समझ, कंपटीशन में रेगुलेटर क्या चाहता है, मार्केट में फ्री कंपटीशन हो, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, फर्म ज्यादा से ज्यादा आपस में कंपीट करने के चक्कर में प्राइसेस को कम करें या क्वालिटी को बढ़ाए, दोनों सूरतों में पब्लिक का फायदा है। तो हम क्या बताएगा मार्केट से क्या मुराद है और क्या पाबंदियां लगाई हैं हमने कि अगर आपने मार्केट में बिजनेस करना है तो क्या पाबंदियां आपके ऊपर। ये सारी पाबंदियां किसके ऊपर फोकस कर रही होगी, किस एक चीज के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कहता है रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन समझो। रेलिवेंट मार्केट में क्या चीजें होती हैं रेलिवेंट, क्योंकि रेलिवेंट मार्केट में जो रेगुलेटर है ना उसका स्कोप ऑफ अथॉरिटी क्या है, रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, प्रोडक्ट मार्केट भी हो सकती है। ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब क्या है, एरिया, फिजिकल एरिया इन विच अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग समझ है ना, सेलर, मैन्युफैक्चरर, जिनको आप अकाउंटिंग की जुबान में बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं कंपनीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स, फोकस गुड्स के ऊपर करना, ऐसा एरिया जिसमें अंडरटेकिंग सप्लाई करती है गुड्स की या सर्विसेज की, जैसे हफीज सेंटर, उसमें अंडरटेकिंग सप्लाई करते हैं मोबाइल की, कंप्यूटर की, हाल लोड। ज्योग्राफिकल एरिया, यह है ज्योग्राफिकल, ये एक मार्केट है, ठीक है। ये हमारी ज्योग्राफिकल मार्केट, फी सेंटर हमारी कौन सी मार्केट है, ज्योग्राफिकल मार्केट है। इन विच कंडीशंस ऑफ कंपटीशन आर सिमिलर, इन विच कंडीशन। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछने लगा, अच्छा मुझे बताएं, कंफर्म कर लूं, हफीज सेंटर में मोबाइल और लैपटॉप दोनों बिकते हैं और हालोड में नॉर्मली सिर्फ मोबाइल बिकते हैं। इधर बिरयानी भी बिकती है, बिरयानी तो इधर भी बिकती है, उधर ज्यादा, हाँ लैपटॉप भी क्योंकि दुकान चंद एक दुकानें होंगी, लेकिन मेरा ज्यादातर मोबाइल की है शॉप्स, ऐसी है ना। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि मोबाइल दोनों जगह पे बिक रहा है, फी सेंटर में भी और हाल लोड पे भी। ज्योग्राफिकल मार्केट में क्या फी सेंटर ज्योग्राफिकल मार्केट है? किस चीज की? मोबाइल की भी, लैपटॉप की भी। क्या हाल लोड ज्योग्राफिकल मार्केट है? किसकी? मोबाइल की, क्योंकि इसमें कंडीशन सिमिलर हैं। जहां जहां पूरे हर वो फिजिकल एरिया जहां पे सिमिलर गुड सिमिलर वे में सेल हो रही होगी, प्रोड्यूसर सिमिलर वे में सप्लाई कर रहा होगा, इसका मतलब कंडीशन ऑफ कंपटीशन और सिमिलर का मतलब ये है, वो हमारी ज्योग्राफिकल मार्केट होगी। इसका मतलब है सप्लायर ये नहीं कर सकता ये कहे एक ही लैपटॉप है हफीज सेंटर में किसी और रेट पे, हालोड में एक ही मोबाइल है हफीज सेंटर में किसी और रेट पे और हालोड में किसी और रेट पे, और कहे दोनों सेपरेट मार्केट है। रेगुलेटर क्या कहेगा, सेपरेट मार्केट है? नहीं सेम, क्यों? कंडीशन सिमिलर हैं। मार्केट ज्योग्राफिकल भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट मार्केट भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल छोड़ दो, आपको पता है आजकल जो चीजें ज्योग्राफिकल मार्केट में ज्यादातर सेल नहीं होती, बल्कि खासतौर पे कोरोना के बाद अब ऑनलाइन शॉपिंग है। अब क्या होती है, अब मार्केट कुछ भी नहीं है, मार्केट बंद है, फिर भी लोग सेल परचेज कर रहे थे कोरोना में। तो उसमें क्या कंपटीशन, रेगुलेटर ने कंपटीशन को इंश्योर नहीं किया होगा? कैसे इंश्योर किया होगा? ज्योग्राफिकल मार्केट तो सारी बंद थी, उसने दूसरी डेफिनेशन है प्रोडक्ट मार्केट। यानी प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि कंज्यूमर रिकॉर्ड करते, कंज्यूमर समझते हैं इंटरचेंजेबल है, उसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे। यानी जो रेगुलेशन बनाई जाएगी, रेगुलेटर इन्फोर्स करेगा, वो सिर्फ ज्योग्राफिकल मार्केट पे तो अप्लाई होगी ही, ज्योग्राफिकल मार्केट के साथ साथ प्रोडक्ट मार्केट पे भी अप्लाई, यानी उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है। बात समझ आई?
प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ी मुझे लगता है समझ। इसमें एक चीज़ आपको एम्फेसिस कराना चाहता हूँ, ज्योग्राफिकल मार्केट को उसने डिफाइन किया है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल, और प्रोडक्ट मार्केट को उसने डिफाइन किया है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी होंडा फॉर एग्जांपल, होंडा वाले ये कहते हैं प्राइस बढ़ा रहे थे, रेगुलेटर ने कहा खबरदार प्राइस नहीं बढ़ानी। क्या ये रूल सिर्फ होंडा की फैक्ट्री के लिए है कि सुजुकी पे भी अप्लाई होगा? सुजुकी पे क्यों? सुजुकी वाले कहें सर हमारी ज्योग्राफिकल मार्केट डिफरेंट, हमारी दुकान तो दूसरी जगह पे है। वो कहे ज्योग्राफिकल मार्केट डिफरेंट है, प्रोडक्ट तो सेम है ना। ये जो मेरे रूल है ज्योग्राफिकल मार्केट पे भी अप्लाई होंगे, प्रोडक्ट मार्केट पे भी अप्लाई होंगे। ओके ठीक है, चलें प्रोडक्ट मार्केट है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। वो उनकी होंडा की गाड़ी है, हमारी सुजुकी की गाड़ी है। रेगुलेटर क्या कहेगा? है तो दोनों इंटरचेंजेबल, सब्स्टिट्यूटेबल। सब्स्टिट्यूटेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। होंडा और सुजुकी सब्स्टिट्यूट, इकोनॉमिक्स एग्जाम्प्ट है ना? कैसे पता चला मुझे? ये कंसेप्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब एक ही जगह पे दूसरे इस्तेमाल कर सकें, जो ज्यादातर यूजर को उससे फर्क ना पड़ता हो। जैसे कोक और पेप्सी है, अब उन्होंने कोक के ऊपर जो रेगुलेशन लगाई रेगुलेटर ने, वो पेप्सी में भी लगेगी। प्रोडक्ट मार्केट सेम है क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल है। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इंटरचेंजेबल नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कोक पीते रहे, वो पेप्सी एक घूंट लगाते हैं उन्हें पता चल जाता है पेप्सी, वो कहते हैं ये नहीं भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर्स के लिए तो रेलिवेंट मार्केट समझ आ गया, ज्योग्राफिकल भी शामिल, प्रोडक्ट भी। अब आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। ये डेफिनेशन की हद तक थी, आपसे एप्लीकेशन नहीं पूछेगा। आपका एग्जांपल देके ये नहीं कहेगा बताओ ये रेलिवेंट मार्केट है कि नहीं है, या ये ज्योग्राफिकल या प्रोडक्ट मार्केट है कि नहीं। एक्सपेक्टेड यही है कि वो केस स्टडी नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा। लेकिन बहरहाल कंसेप्ट होना चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में अगर पूछ ले तो हमें पता हो रेलिवेंट मार्केट में दोनों मार्केट शामिल है, ज्योग्राफिकल भी। अब उसने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडरटेकिंग, रेगुलेटर ने कहा ए कंपनीज हम तुम पे पाबंदियां लगाने लगे हैं। हमने कहा कौन सी कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगाने लगे? कस्टमर के ऊपर नहीं, कस्टमर तो बेचारा है। कंपनीज के ऊपर कौन सी पाबंदियां लगाने लगे हैं कि तुमने में से जो कंपनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है ना, वो अपनी इस यानी जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे। हमने कहा गलत इस्तेमाल का क्या मतलब है, क्या नहीं कर? उसने कहा आपने अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और सेल को लिमिट नहीं करना, जैसे ओपेक वाले करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्या करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वो क्या करते हैं जब प्राइस बढ़ानी होती है क्वांटिटी कम कर देते हैं, और जब रेवेन्यू ज्यादा कमाना होता है क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। वो कह रहे हैं उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी एग्जांपल ना दें, बस लोकल लेवल की एग्जांपल रखें। लोकल लेवल पे कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो अपनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी और सेल को जानबूझ के लिमिट करे। हाँ जहाँ पे वैलिड रीजन होगी वहां पे ठीक है करे, वहां ठीक है वहां पे करे। अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है, जिसको पता है कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैं ही हूं, और मैं अगर सप्लाई बंद कर दूं तो लोग किसी और जगह से नहीं ले सकते, या लेंगे भी तो उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी। उसकी फिर और जिम्मेदारी क्या है? अनरीजनेबल प्राइस में अनरीजनेबल इंक्रीज, रीजनेबल कर दें, अनरीजनेबल ना करें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या था ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? बताया था ना, एक ही चीज एक कंज्यूमर को किसी और रेट पे, दूसरे को किसी और, ऐसा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। टाइम्स, ये चीज खरीदोगे तो ये चीज मिलेगी। एग्जाम्पल दिए थे क्लास में? हाँ वो एग्जाम्पल नहीं, आपने हाथ बढ़ा, बस समझ लें, याद करवाना था बस। प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्राइस कम से कम ताकि कंपेटिटर जो आ रहा है उसको वारा ना खाए प्रोडक्ट, वो जब निकल जाए तो फिर प्राइस पहले से भी ज्यादा कर देना, प्रीडेटरी प्राइसिंग। रिफ्यूजल टू डील, रिफ्यूजल टू डील कि इंडिया से जो भी स्टूडेंट आएगा सीए करने के लिए हमने उसको नहीं पढ़ाना। भाई अगर वो ऑफिशियली आया है और आके पढ़ना चाहता है 6 महीने तो कोई नहीं, यही नहीं देना है हमें कौन सा आइटम बनाने का तरीकाकार उसके साथ शेयर करना है। और डेबिट क्रेडिट वो दुश्मन है, सारे इंडियन दुश्मन नहीं है भाई यार। बायकॉटिंग अदर अंडरटेकिंग्स, दूसरे अंडरटेकिंग
कि हम माल खरीदेंगे तो सिर्फ एक ही कंपनी से खरीदेंगे, बाकी किसी कंपनी से नहीं खरीदना, या बेचेंगे तो सिर्फ एक कंपनी को, ऐसे नहीं कर सकते। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ये एग्जांपल याद, ये रिपीट हुई थी ना 2 जगह पे, एक और भी थी, एक एग्जांपल थी अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन, एक था कंटिंजेंट, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन सप्लीमेंट्री कंडीशन। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन का मतलब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेट करता है कि इनको मैंने सामान बेचा तो मैंने कहा आप 2 महीने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, ये भाईजान सामान लेने, मैंने कहा अभी के अभी पेमेंट करोगे तो फिर चीज मिलेगी वरना नहीं, यह है डिसिमिलर कंडीशन। और मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन सप्लीमेंट्री, इसकी एग्जांपल याद है, ऊंट के साथ बिल्ली भी है, ऊंट 5 रुपए का, बिल्ली 10 लाख की है, लेकिन जब तक वो बिल्ली नहीं खरीदोगे ऊंट नहीं बेचेंगे हम। ये है कंटिंजेंट करना कॉन्ट्रैक्ट को सप्लीमेंट्री कंडीशंस के साथ। डोमिनेटिंग पोजीशन, अच्छा आप बताइए क्या आप वैसे एग्री करते हैं कि एक सेक्टर के अंदर अगर कोई जो सबसे बड़ी कंपनी है वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का इस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकती है, एग्री करते हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी समझ रहे होगे नहीं ये नहीं काम कर सकती, कर सकती है, ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। अच्छा अगर फर्ज कीजिए कंपनीज एक से ज्यादा है, अंडरटेकिंग्स, कोई एक तो इस पोजीशन में नहीं है कि डोमिनेट कर, लेकिन वो मिलके कार्टेल बना लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो एग्रीमेंट कर लेने चाहिए उन्हें? नहीं करने चाहिए। कौन से एग्रीमेंट्स बना है? डिवाइडिंग मार्केट के, हाँ कसूर तुम्हारा, लाहौर की मार्केट मेरी, हम अपनी प्रोडक्ट कसूर में नहीं बेचेंगे, तुम लाहौर में आके ना चीज बेचना, उधर तुम्हारी मोनोपोली इधर मेरी मोनोपोली, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों अंडरटेकिंग जिस मर्जी जगह पे सेल करें, कंपटीशन तभी प्रमोट होगा। फिक्सिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आर सेल, कि 100 यूनिट मैं प्रोड्यूस करता हूँ, 50 यूनिट तुम प्रोड्यूस करना, 150 की टोटल सप्लाई देनी है बस हमने, ये इससे मिलता जुलता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें अकेला बंदा डिसीजन कर रहा था, लिमिट कर रहा था, इसमें वो दोनों मिलके अपनी अपनी क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कोलूसिव टेंडरिंग, इसके एग्जांपल दिए थे ना आपको वो प्रैक्टिकल, हाँ कि वो हमें हैरान होते थे कि 2-3 सेपरेट सप्लायर्स थे, अलग-अलग कोटेशन बेच रहे थे और उनकी कोटेशन एग्जैक्टली हमेशा एक जितना रेट आता था, आपस में मिलकर उन्होंने एग्री किया हुआ था कि बजाय ये कि हम रेट गिराएं, हम मिनिमम आपस में तय कर लेते हैं इस रेट के ऊपर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। क्लूसिव टेंडरिंग भी मना है। फिक्सिंग द परचेज आर सेल प्राइस, ऊपर क्वांटिटी फिक्स कर रहे थे, इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस। असल में क्वांटिटी भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए फिक्स की जाती है। लॉ ने कहा दोनों ही एग्रीमेंट कैंसल नहीं कर सकते। लिमिटेड टेक्निकल डेवलपमेंट, कि कोई मजीद इनोवेशन मार्केट में ना लेके आना, ये भी लॉ इसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। मार्केटिंग करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है? झूठ बोलो, ऐसा होना चाहिए। अपनी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के, गारंटीड बॉस बढ़ा चढ़ा के, बस मैं ही सही पढ़ाता हूं बाकी और कोई सही नहीं पढ़ाता, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो हमें सिखा रहा है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस, ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिस जो धोखाधड़ी वाली है। क्या करे? आपने फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने, दूसरे कंपनीज की प्रोडक्ट्स के बारे में भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने। कंपेयर कर सकते हैं लेकिन उसमें फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, गलत कंपैरिजन नहीं करना। आपने अक्सर देखा होगा वो पाउडर वाले जब कंपेयर करते हैं 100 रुपए कम 100 रुपए ज्यादा महंगे पाउडर, तो वो उसका नाम इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी एडवर्टीजमेंट में कंपैरिजन हो रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन वो नाम, इस अगर नाम इस्तेमाल करेंगे ना तो कंपटीशन एक्ट की रेगुलेशन की खिलाफवर्जी हो जाएगी, उनके खिलाफ केस हो जाएगा। तो इसीलिए वो कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं करते। जो कंपनी केस करेगी वो कहेंगे आप कहता हूं हमने नाम ही इस्तेमाल नहीं किया आपकी प्रोडक्ट का, लेकिन पता चल बहरहाल चल रहा था। फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर फर्म्स नेम, ट्रेडमार्क, लेबलिंग और पैकेजिंग, इसकी क्या एग्जांपल दिए थे?
हाँ, कोक की बोतल वो मोहल्ले में वो चाचा फिल कर रहा होता ना, हाँ, कोका कोला, ये वो एग्जाम्पल उसके लिए। ये काम भी आप नहीं कर सकता, ये भी एक तरह से मार्केटिंग है ना। अगर कोक या स्प्राइट का नाम इस्तेमाल नहीं होगा, 7 अप का नाम इस्तेमाल, तो कौन आपकी बोतल खरीदे? कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन आप उनकी पैकिंग करके बेच रहे हैं तो इसका मतलब है उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसेप्टिव मार्केटिंग, क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को क्लियर कर लेते हैं, बाकी फिर जुम्मे की नमाज के बाद आ जाएंगे। आर्बिट्रेशन को कर लें। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दो लोगों का झगड़ा, एक तरह से पंचायत का लें, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, क्योंकि कोर्ट के केसेस जो होते हैं ना, एक तो इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और दूसरा पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। जो सेल परचेज के आपस में अगर डिस्प्यूट अराइज होते भी है तो कोर्ट से बाहर ही मामला सेटल हो जाए। इसीलिए वो एग्रीमेंट करते हुए तय कर लेते हैं कि अगर हमने कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो बजाय ये कि हम कोर्ट के पास जाएं, हम एक सालिस अपॉइंट कर लेते हैं जो हमारी सालिसी करवाएगा, आर्बिट्रेशन करवाएगा, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। कोर्ट खुद इस तरह की प्रैक्टिस को इनकरेज करता है। जो हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है कोर्ट ने इसको प्रोटेक्शन दी है। किस लिए? क्योंकि आर्बिट्रेशन से हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर बर्डन कम होता है, जुडिशरी के ऊपर कम केसेस आएंगे। पहले अगर 100 आते थे तो 20 आएंगे, ठीक है, लेकिन इसीलिए लॉ इसको इनकरेज करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब समझ आ गया? अब अगर आप स्टार्ट में किसी सप्लायर और बायर दोनों आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने कोर्ट में नहीं जाना, आर्बिट्रेटर के पास जाना है, इस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें अहम चीज है अनलेस एग्रीड अदरवाइज। इसका मतलब क्या है? ये जो हम चीजें बता रहे हैं ये अप्लाई होगी, लेकिन अगर आप इनको चेंज करना चाहें, पर लॉ कहता है हमें कोई इतराज नहीं, कर ले। कहता है आर्बिट्रेटर एक होगा, एक आर्बिट्रेटर होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अपॉइंट करना चाहे आर्बिट्रेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर होंगे, एक आर्बिट्रेटर पार्टी ए का, एक बी का, फिर अंपायर, फिर थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड अंपायर नहीं, अंपायर। क्योंकि अगर आर्बिट्रेटर ही किसी एक नतीजे में ना पहुंच सके, उसमें झगड़ा हो गया, तो उसको निपटाने के लिए भी अंपायर, लेकिन अंपायर एक होगा। फिर ये अंपायर का आगे कोई अंपायर नहीं होगा, फोर्थ अंपायर नहीं आएगा। आर्बिट्रेटर एक होगा। आर्बिट्रेटर कितने होंगे? अगर इवन नंबर है, एक से ज्यादा है, तो एक अंपायर जो कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे विद इन 1 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, यानी एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट हो रहा होगा उसके अथॉरिटी इरिवोकेबल होगी, यानी एक दफा आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, उसको रिमूव नहीं करना। हाँ, कोर्ट के जरिए से कैंसिल करवा सकते हैं उसकी अथॉरिटी को। जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देंगे विद इन 4 मंथ्स ऑफ रेफरेंस होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? केस जब उनके सामने आएगा, जब झगड़ा शुरू होगा उसके 4 महीने के अंदर नहीं, झगड़ा हुआ, पहले पार्टीज आपस में एक दूसरे को मनाने की कोशिश करती हैं, नहीं तो फिर जब आर्बिट्रेटर के पास केस पहुंचा, केस पहुंचने के रेफरेंस आने के 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने, अब देखें साल लग जाते हैं कोर्ट में, यहाँ पे आर्बिट्रेटर 4 महीनों में, और 4 महीनों से भी जल्दी कर देगा बाज़ औक़ात। लेकिन अगर केस पेचीदा हो तो 4 महीनों से टाइम बढ़ भी सकता है, कोर्ट इजाजत देगा। अंपायर, आर्बिट्रेटर, अंपायर आएगा। अंपायर कब आएगा? अंपायर मैदान में कब आएगा? जब आर्बिट्रेटर 2 महीने बाद कह दे हमारे बस की बात नहीं है, तब आएगा, तब 2 महीने बाद आ जाएगा। या 4 महीने के अंदर आर्बिट्रेटर कोई फैसला ना कर सके तो आएगा, कहेगा भाईजान अब आप फेल हो गए हैं, अब मैं आगे फैसला, भाई आ रहा है, अंपायर आ गया। आर टाइम इस बात, अंपायर कितने समय डिसीजन करेगा? लेकिन आर्बिट्रेटर का 4 महीने को एक्सटेंशन मिल गई थी, अंपायर के 2 महीने को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए ना, लेकिन कौन दे? कोर्ट। अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर पार्टी से सबूत मांगे, हाँ भाई आपने चीज ली थी जब, तो उसकी रसीद है आपके पास, लाओ। आपने जो चीज बेची थी, मोबाइल बेचा था, वारंटी कार्ड, उसके ऊपर साइन थे आपके, वारंटी कार्ड लाओ। जिस तरह जज सबूत इकट्ठे करता है,
आर्बिट्रेटर या एम्पायर भी सबूत इकट्ठे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और जो अवार्ड मींस डिसीजन, जो फैसला करेंगे ये एम्पायर या आर्बिट्रेटर, ये बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर। और वो ये भी डिसीजन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ द केस, कि अगर ए पार्टी इनोसेंट है तो इसके जो अखराजात हुए हैं दूसरी पार्टी वो अदा करे। अच्छा, यहाँ पे ना बाज़ का स्टूडेंट गलत मतलब समझ जाते हैं। अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो अपील ही नहीं कर सकता, कोर्ट में कर सकती हूँ। क्या पहली चीज हमने क्या पढ़ी है, अगर वो कहें ठीक है हम अपील में भी जा सकते हैं तो फिर अपील में भी जा सकते हैं, और अगर लिख दें कि नहीं हम अपील नहीं करेंगे तो फिर इन्हीं का फाइनल डिसीजन होगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के रूल क्लियर हुए? मंथ याद है, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने। 1 महीने में क्या हुआ था, अंपायर की अपॉइंटमेंट। 2 महीने में क्या हुआ था, अंपायर ने डिसीजन दिया। 4 महीने में क्या हुआ था, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की पावर्स क्या है, टू टेक ओथ, बयान हल्फी ले सकता है, इंटरोगेट तफ्तीश कर सकता है, डिसीजन अपना कंडीशनल कर सकता है, कंडीशन कर है जी हाँ। अगर रसीद ले आया मोबाइल की तो फिर आपने रिपेयर करके देना है मोबाइल। अगर रसीद नहीं निकली इससे तो मोबाइल रिपेयर, कंडीशनल। अल्टरनेटिव में भी डिसीजन दे सकता है कि भाईजान मोबाइल खराब हुआ है ना आपका, या तो रिपेयर करवा लो या मोबाइल वापस करके पैसे ले लो। यह अल्टरनेटिव डिसीजन है। टू रिसीव ओपिनियन ऑफ, जहां लगे उसे मामला बड़ा मुश्किल है, मेरी समझ बूझ से बाहर है, कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। क्या बताइए, इस मसले पे गाइड कीजिए। और फैसले में अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, नाम वगैरह की गलती, ठीक है, जैसे उन्होंने जुर्माना 10,000 का, उसको रिपेयर एक्सपेंस रीजनेबल थे, 10 की बजाय 1 लाख हो गए, फैसला हो गया लेकिन क्लैरिकल मिस्टेक है, ठीक करवाई जा सकती है। अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी, छोटा सा कंसेप्ट है। क्या पार्टीज एग्री कर सकती हैं कि आर्बिट्रेटर हमारा हम नहीं, थर्ड पार्टी अपॉइंट करेगी? जैसे एग्जांपल उसने क्या दी थी बुक में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। नॉर्मली जो मार्केट के अंदर होते हैं ना झगड़े दुकानदारों के आपस में, वो मार्केट का जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं नॉर्मली उसका नाम लिख देते हैं, जो उनकी अपनी यूनियन होती है, कि इस यूनियन का जो चेयरमैन होगा वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। तो ये वैलिड है, हालांकि आपने उस बंदे का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा, लेकिन चूंकि उसकी पोजीशन लिख दी तो वो आर्बिट्रेटर वैलिड होगा। और अगर कोर्ट में केस चल रहा हो, ये तो है ना, पहले से एग्रीमेंट कर लिया आपने तो अब कोर्ट में नहीं जाना, आर्बिट्रेटर फैसला करेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोर्ट में चला गया और अब बाद में चाह रहे हैं, अब 4-5 पेशियां भुगती, उन्होंने समझ आई कि कोर्ट में काम होता कैसे है, अब उन्होंने कहा कि अब आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, अब जा सकते हैं? यस यस, अप्लाई फॉर आर्बिट ड्यूरिंग ए सूट, लेकिन उसका फैसला होने से पहले ये ना हो फैसला हो जाए और फिर कहीं आर्बिट्रेशन में जाते हैं, फिर आर्बिट्रेशन में नहीं, वो तो फैसला हो गया। भाई कुछ समझ आया? थोड़ी स्पीड तेज थी ना, क्योंकि रिवीजन थी, रिवीजन ऐसे ही चलती है, रिवीजन ऐसे 1.5 थी नहीं 2 थी हाँ, नॉर्मली हम 2 लेक्चर में कवर। चलिए अब हमारा लास्ट चैप्टर 1 रह गया। आप क्लास के बाद फ्री है ना, आपने बताया था। चले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें जुम्मे के बाद का टाइम दे दें, बाकी की क्लास यूट्यूब जिनकी क्लास है वो अच्छा किस रूम में होगी वो आपको बता दिया जाएगा। मेरा है ये रूम फ्री हुआ तो इसी रूम में होगी, वरना फिर किसी और रूम में चले जाएं। चलिए ये तकरीबन 2:15 बजे ठीक है जी। ये लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। लेक्चर के अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है जो तरतीब के लिहाज से चैप्टर 1 है, उसको रिवाइज करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडीज़ क्या हैं पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, और थर्ड प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी पाकिस्तान में लॉ जो बनता है वो किस प्रोसेस से गुजर के बनता है। 3 चीज़ें, आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और लेजिस्लेशन प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ की डेफिनेशन हमें बताता है स्टार्ट में चैप्टर के लॉ वो रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट इंपोज करना चाहती है लोगों पे ताकि उनके कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके। लॉ की 2 बड़ी टाइप्स या ब्रांचेस हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ बेसिकली क्राइम से रिलेट करता है, जैसा नाम से जाहिर है
और इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से एक्ट्स क्राइम है, जुर्म है, उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी, और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो सज़ा क्या हो सकती है। और इसमें नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में जो सज़ा होती है वो फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। सिविल लॉ बेसिकली दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान में जो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर जब डिस्प्यूट अराइज होता है उससे डील करता है। इसमें नॉर्मली कोई इम्प्रिजनमेंट या डेथ वगैरह की पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती, बल्कि अगर किसी पार्टी की कोई हक तलफी हुई है, उसका राइट से उसको महरूम किया गया है, उसे कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। फिर डिफरेंसेस हैं हमारे सिलेबस में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के दरमियान में डिफरेंस। डेफिनेशन जाने अभी आपके साथ शेयर किया कि क्रिमिनल लॉ में हम बताते हैं कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और उनकी सज़ा पनिशमेंट क्या होगी। जबकि सिविल लॉ बेसिकली दो पार्टीज़ के जो प्राइवेट थ्रू एग्रीमेंट वगैरह जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनसे डील कर रहा होता है। पर्पज़ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ का पर्पज़ यह है कि अगर कोई बंदा जुर्म करे तो उसको पनिश करना है। सिविल लॉ में पर्पज़ ये होता है कंपनसेट करना। केस फाइल बाय क्रिमिनल लॉ में प्राइवेट पार्टी भी केस फाइल कर सकती है और गवर्नमेंट भी केस, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, जबकि सिविल लॉ में केस हमेशा प्राइवेट पार्टी फाइल करती है। और एक अहम डिफरेंस बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल लॉ में जो प्रूफ का रूल होता है वो होता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, और सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी ज़्यादा चांस जिस तरफ हो उस तरफ सिविल लॉ में डिसीजन कर दिया जाता है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि एक ही केस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर एक ही केस सिचुएशन है उसके ऊपर सिविल लॉ भी अप्लाई हो रहा है, क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है सिविल लॉ में फैसला कर दिया जाए, सिविल लॉ में किसी पार्टी के अगेंस्ट फैसला कर दिया जाए, लेकिन क्रिमिनल लॉ में ना किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो प्रूफ है उसकी एक्सटेंट ज़्यादा होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, और सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे। यानी इन शॉर्ट अगर आपके पास 60% एविडेंस है आप सिविल लॉ का केस जीत सकते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे, क्रिमिनल लॉ का केस जो है वो विन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, अक्सर आपने सुना होगा कि जज ने शक की बुनियाद पर बरी कर दिया, तो ये जो शक की बुनियाद पर बरी किया जाता है इसी वजह से किया जाता है कि क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स एविडेंस होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट या रेमेडी, क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजनमेंट या फाइन इम्पोज किया जाता है, जबकि सिविल लॉ में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनसेट करना। और आपको एक और डिफरेंस भी बताया था लेक्चर, रेलिवेंट लेक्चर की डिस्कशन के दौरान में, कि क्रिमिनल लॉ में ऑब्जेक्टिव होता है जो बंदा जिसने गलत काम किया रॉन्ग उसको पेनलाइज करना, जबकि सिविल लॉ में किसी रॉन्ग डूअर को पेनलाइज करना मकसद नहीं होता, बल्कि एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना मकसद होता है। एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी क्रिमिनल लॉ की, एग्जाम्पल्स पाकिस्तान पिनल, हाँ जी, मर्डर वगैरह, किडनैप, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये सारी क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स है। फ्रॉड जो सिविल लॉ की एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह वगैरह। ये डिफरेंस है हमारा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। सोर्सेज ऑफ लॉ, हमारा जो बेसिक सोर्स ऑफ लॉ है, यानी जहाँ से हम लॉ बनाते हुए जिस चीज़ को सामने रखते हैं, जिस चीज़ को सामने रख के पाकिस्तान में सारे लॉ बनाए जाते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आईन पाकिस्तान का आइन, और इसके साथ साथ इस्लामिक लॉज को भी सामने रख के लॉ मेकिंग की जाती है। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, यानी लॉ इस चीज़ को सामने रख के बनाए जाते हैं, और जो लॉ बनते हैं वो ये चार किस्म के हो सकते हैं। लेजिस्लेशन, यानी वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करते हैं। प्रेसिडेंट, ये सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो कि लोअर कोर्ट्स फॉलो करते हैं। कस्टम्स का मतलब है ऐसे एक्ट्स जो कि एक तरह से ट्रेडिशन बन जाते हैं लोगों के, ऐसे एक्ट्स उन्हें कस्टम्स कहा जाता है। और एग्रीमेंट, दो प्राइवेट पार्टीज़ का आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उन प्राइवेट पार्टीज़ के लिए लॉ बन जाता है, बाकी के लोगों के लिए, जैसे ए और बी के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ, इनके लिए इसकी हैसियत लॉ के जैसी है, बाकी पार्टीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो एग्रीमेंट में पार्टीज़ नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और आपको याद होगा इसमें हमने 12 पार्ट्स डिस्कस किए थे और 5 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल सिर्फ नाम की हद तक डिस्कस किए थे, लेकिन 12 पार्ट्स में हमने ये भी डिस्कस किया था हर पार्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और आप अक्सर एक क्वेश्चन पूछते थे, क्या हमें इसको ज़बानी याद करना है?
तो मैंने इसका जवाब क्या दिया था कि पार्ट्स के नेम याद करने हैं और फिर इसकी रीडिंग करनी है जो उसके अंदर एलिमेंट्स है। आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आपसे कहे कि कोई दो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो तो आप कम से कम 2 पॉइंट्स हर पार्ट में बता सके। याद है आपको? ये 12 पार्ट्स कैसे स्टूडेंट ने याद किए हैं? ये हाल है। क्या मतलब 2 स्टूडेंट्स ने सिर्फ याद किए हैं? ये रिवीजन। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपने किए हैं लेकिन मैं पूछूं ना आपसे? ये आपकी। अच्छा, कोई से 3 बता सकते हैं नाम? क्या? इंट्रोडक्टरी और मिसलेनियस इलेक्शन, जुडिशरी, इस्लामिक प्रोविंस, प्रोविंसेस। अच्छा चलिए ठीक है। इस्लामिक प्रोविंस, बिल्कुल ठीक। तो ये आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है। अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने स्टडी किए, लेकिन इसको रीड करके जाइएगा। इसमें कोई से भी 2 या 3 आपको हो सकता है शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में पूछ ले कि इसको एक्सप्लेन करे या एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले। अब चलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। पाकिस्तान में कानून कौन बनाता है? ये जो हमने लॉ पढ़े, स्टडी की, अभी थोड़ी देर पहले कौन सा लॉ हमने पढ़ा? कंपटीशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, फिर उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। ये लॉ कौन बनाता कौन? अब आगे 2 चीजें हम पढ़ेंगे। पहली चीज बनाता कौन है और दूसरी चीज ये लॉ बनते कैसे हैं। प्रोसेस, एक है अथॉरिटीज जो लॉ बनाती हैं और दूसरा प्रोसेस जिस तरीके से लॉ बनता है। अथॉरिटीज कौन? अच्छा, पहले बता रहा है एक है लेजिस्लेटिव सिस्टम, लॉ मेकिंग। फिर इसके साथ ही उसने एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे हमें गवर्नमेंट सिस्टम भी बताया, यानी गवर्नमेंट निजाम कैसे चलेगा मुल्क का निजाम चलाने के लिए 2 बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर खुद भी एमएनए होता है। और प्राइम मिनिस्टर को काम करने के लिए फेडरल कैबिनेट की जरूरत होती है। फेडरल कैबिनेट को अपॉइंट कौन करता भला? प्राइम मिनिस्टर नहीं करता ना, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। हाँ, एडवाइस प्राइम मिनिस्टर, यानी ऑफिशियली अपॉइंटमेंट यूं समझ लीजिए सिर्फ प्रेसिडेंट का काम साइन करना है। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी के बंदे चुनेगा और प्रेसिडेंट के पास भेजेगा कि इनको अपॉइंट कर दे। प्रेसिडेंट को लगे इसमें अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपॉइंट नहीं होना चाहिए तो शायद 1-2 को ऊंच नीच कर ले, वरना नॉर्मली जो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर भेजता है प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट कर देता है। लेकिन बाहर अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास। हाँ, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, बिल्कुल ठीक। प्रेसिडेंट कौन? हेड ऑफ द स्टेट है, यानी ये पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉ मेकिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेड है, यानी कि फाइनल लॉ मेकिंग में भी इसके साइन चलते हैं और वैसे भी निजाम जो गवर्नमेंट का होता है उसको भी इसमें हेड ऑफ द स्टेट ही है। क्या करता है? स्टैट्यूट अप्रूव करता है, यानी जो लॉज होते हैं सारे वो अप्रूव करता है। अभी थोड़ी देर में हम लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टडी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है, एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम। अच्छा, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर इसको गाइड भी करता है, एडवाइस भी देता है। जैसे अभी हमने ये स्टडी किया कि जो फेडरल कैबिनेट है इसकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट को जाती है और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करता है। और कुछ मैटर्स पे प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर को गाइड कर सकता है। ठीक है, यानी ये 2 वे प्रोसेस है। जैसे अगर मुल्क के अंदर कोई भी खारजा पॉलिसीज वगैरह बनानी है या इंटीरियर कोई इंटरनल पॉलिसी मेकिंग करनी है तो उस सिलसिले में प्रेसिडेंट को एतमाद में लिया जाएगा और प्रेसिडेंट भी गाइड करेगा। उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर को गाइड करेगा। ये 2 वे प्रोसेस चलता है। प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म प्रेसिडेंट अबाउट मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसीज। ये वही बात हो गई, पॉलिसी मेकिंग जो है प्रेसिडेंट के साथ शेयर की जाती है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम की तरफ, असल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हमारे पास 2 हैं जिन्हें बोथ हाउसेस कहते हैं। अल्टीमेटली याद रखिए प्रेसिडेंट भी बाद में ऐड होगा। ठीक है, यूं समझ लीजिए कि 3 लोग हैं, 3 अथॉरिटीज हैं, एक प्रेसिडेंट, फिर नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट यूं समझ लीजिए पैरेलल हैं और प्रेसिडेंट इनके ऊपर है। नेशनल असेंबली का रोल क्या होता है? इसका रोल भी लॉ मेकिंग है और दूसरा सेनेट का रोल भी लॉ मेकिंग है। लेकिन नेशनल असेंबली और सेनेट में क्या फर्क है? सेनेट में जो सेनेटर्स होते हैं इनकी तादाद हर प्रोविंस में से इक्वल होती है,
ताकि सारे प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो लॉ मेकिंग प्रोसेस में। जबकि नेशनल असेंबली में जो सीटों की तादाद होती है हर प्रोविंस की पॉपुलेशन की बेस पे होती है, और सबसे ज़्यादा सीट्स पंजाब की। नेशनल असेंबली के मेंबर्स MNAs कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? रजिस्टर्ड वोटर्स वोट देते हैं आप लोग, और 2 वोट्स होते हैं, एक प्रोविंशियल असेंबली छोटा बड़ा, छोटा वोट यानी प्रोविंशियल असेंबली का वोट जो कि MPs अपॉइंट इलेक्ट होते हैं जिसके जरिए, और बड़ा वोट यानी नेशनल असेंबली का जिससे MNA अपॉइंट होते हैं। MPs में से फिर चीफ मिनिस्टर आता है और MNAs में से प्राइम मिनिस्टर आता है। और प्रेसिडेंट कैसे आता है? वो MPs प्लस MNAs प्लस सेनेटर तीनों कलेक्टिवली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। और फिर MNAs प्राइम मिनिस्टर को तो इलेक्ट करते ही करते हैं, इसके साथ साथ नेशनल असेंबली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है। और जो MNAs होते हैं इनका टेन्योर क्या है? सेनेटर्स का टेन्योर क्या है? 6 साल। लेकिन हर सेनेट के इंतखाबात हर 3 साल बाद होते हैं, वो क्यों भाई? ये क्या हिकमत है? आधे आधे। इसका मतलब है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ सेनेटर्स मौजूद रहेंगे, इसीलिए सेनेट को परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। ये आपको रीजन समझ आई है ना? हालांकि सेनेटर्स का टेन्योर 6 ईयर होता है, लेकिन सेनेट के इंतखाबात हर 3 साल बाद होते हैं। आधे मेंबर 3 साल बाद रिटायर होते हैं, फिर आधे उसके 3 साल बाद रिटायर होंगे, इस तरह चलता रहेगा सिस्टम। ये नेशनल असेंबली डिस्कस कर लिया, फिर इसके बाद सेनेट लॉ मेकिंग है एक्सेप्ट मनी बिल। इसका मतलब क्या एक्सेप्ट मनी बिल? मनी बिल में सेनेट इन्वॉल्व नहीं होता, वो नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट। ये मनी बिल आपका फेवरेट है, ये एक्सेप्शन कि मनी बिल कैसे पास किया जाता है। तो उसमें हम उसे 3 चीजें बताएंगे। पहली चीज नेशनल असेंबली मनी बिल पास करेगी, फिर दूसरी चीज सेनेट में नहीं जाएगा, ये भी बताना है सेनेट में नहीं जाएगा, सेनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज प्रेसिडेंट साइन करेगा, और अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट करेगा। और लेकिन 120 दिन के लिए, 120 दिन के अंदर अंदर इसे नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर नेशनल असेंबली चाहे एक्सटेंशन दे सकती है, एक मजीद कितने दिन के लिए? मजीद 120 दिन के लिए। फिर भी एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं कि अप्रूवल नहीं चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अच्छा, सेनेट में रजिस्टर्ड वोटर्स MP इलेक्ट करते हैं, MPs फिर सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं सारे MPs सेनेटर हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, MPs की तादाद तो बहुत ज्यादा है, सेनेटर्स की तादाद तो 104 के करीब है। वो हाँ जी, MPs इलेक्ट करेंगे सेनेटर्स को कितने साल के लिए? हाफ सेनेटर्स एवरी 3 ईयर रिटायर होंगे और फिर अपॉइंट होंगे। परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी किस लिए कहा जाता है इसको? 3-3 साल बाद उन्होंने इस तरीके से उसकी एलोकेशन की है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ सेनेटर्स का टेन्योर है। सेनेटर्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। अब ये चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में फर्क समझ आ रहा है आपको? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ होते हैं? नेशनल असेंबली में। और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, हाँ। और लेक्चर के दौरान में आपने नाम भी बताए थे सबके मुझे, है ना? चलिए अब उस तरफ नहीं जा रहे हम। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 5 साल के लिए होगा। सेनेटर, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स मिलके इसे इलेक्ट करेंगे। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, री अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 दफा कंसेक्यूटिव री अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके बाद तीसरी दफा कंसेक्यूटिव तीसरी दफा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, ब्रेक देने के बाद तीसरी दफा भी आ सकता है। सेनेट भी हो गया। हाँ जी, अब लास्ट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस। नेशनल असेंबली सेशन में है तो क्या होगा? नेशनल असेंबली सेशन में नहीं। अच्छा, सेशन में होने या ना होने का मतलब क्या है? अभी उनका इजलास नहीं है। ये नहीं कि मार्शल लॉ लग गया, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन का ये मतलब नहीं मार्शल लॉ लग गया। तब इसका मतलब ये है कि वो अभी इजलास में। वैसे जब मार्शल लॉ लगता है फिर भी इसके सेशन नहीं होते, उस वक्त भी नॉट इन सेशन है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह है कि नेशनल असेंबली के इजलास प्लान्ड होते हैं कि जी 2 महीने बाद अब अगला इजलास होगा, और वो वीकली बेसिस पे या जैसे वो मुनासिब समझते हैं उसको कंटिन्यू करवाते हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेशनल असम्बली का इजलास 2 महीने बाद फॉर एग्जांपल होना है, लेकिन इमीडिएटली बेसिस के ऊपर कोई लॉ पास करने की ज़रूरत है, तो ये वो रास्ता अल्लाह ने निकाला है। लेकिन इसको जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये कहते हैं ये चोर रास्ता है। हाँ, जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इसमें ऑर्डिनेंस पास करता है, लेकिन बहरहाल हमने तो ये पढ़ना है जो लॉ कहता है। लॉ क्या कहता है? कहता है अगर नेशनल असम्बली सेशन में है ना, तो सीधे तरीके से आओ नेशनल असम्बली के थ्रू। उसमें क्या होगा? अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि नेशनल असम्बली और सेनेट दो इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो मैं ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर हाउस की टर्म्स के साथ कंसेप्ट को डिस्कस करूं कि नेशनल असम्बली का ज्यूम करके ओरिजिनेटिंग, अब ओरिजिनेट पहले नेशनल असम्बली वाला पढ़ा था, अब ओरिजिनेटिंग वाला पढ़ा। चले ऐसे, ओरिजिनेशन ऑफ बिल ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट बिल किसी भी हाउस से हो सकता है, नेशनल असम्बली से भी, सेनेट से भी। अब आपने अपने जहन में कोई नेशनल असम्बली बना ले, कोई सेनेट बना ले, कोई एक हाउस अपने जहन में बना के ओरिजिनेट यहां से करवाना है। मैंने ला ओरिजिनेट, सॉरी, बिल यहां से ओरिजिनेट हुआ। इसके बाद बिल ओरिजिनेट होने के बाद उस हाउस में, ओरिजिनेटिंग हाउस में पास होने के बाद अदर हाउस में भेजा जाएगा। अदर हाउस में अब 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अदर हाउस विदाउट अमेंडमेंट पास कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी, अदर हाउस विद अमेंडमेंट पास करे। तीसरी, अदर हाउस पास ही ना करे, 90 डेज गुजर जाए, रिजेक्ट कर दे, या 90 डेज तक पास ही ना करे। अब सुने होगा क्या? अगर तो ये विदाउट अमेंडमेंट पास हो जाता है बिल अदर हाउस से भी, तो फिर ये थर्ड अथॉरिटी यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर अदर हाउस इसे विद अमेंडमेंट पास करता है, तो अमेंडमेंट को लादा से अप्रूव होना है। अब ये ओरिजिनेटिंग हाउस के पास दोबारा जाएगा, ओरिजिनेटिंग हाउस इसे अप्रूव करता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर ओरिजिनेटिंग हाउस अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं करता, फिर क्या होगा? फिर जॉइंट सेशन होगा। ठीक है, इफ अमेंडमेंट्स अप्रूव्ड तो फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भेज दो, और अगर अमेंडमेंट्स नॉट अप्रूव्ड तो फिर जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग में जो फैसला होगा वही फाइनल समझा जाएगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है या पास नहीं किया जाता विद इन 90 डेज, ठीक है, तो क्या होगा? फिर इसके बाद बिल जो है ये जॉइंट सिटिंग में जाएगा। देखिए जरा, जॉइंट सिटिंग में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यहां पे। अगर 90 डेज में पास नहीं किया जाता फिर क्या होगा? जॉइंट सिटिंग में, हाँ, फिर जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा, और जॉइंट सिटिंग में जो फैसला होगा वही फाइनल होगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट ये था, हाँ, कौन नहीं अप्रूव करता? प्रेसिडेंट अगर अप्रूव नहीं करता तो फिर क्या होगा? फिर ये जॉइंट सिटिंग में अगर ये जॉइंट सिटिंग से होकर नहीं आया हुआ तो फिर जॉइंट सिटिंग में जाएगा, और जब जॉइंट सिटिंग में अप्रूव हो गया फिर प्रेसिडेंट की मजाल नहीं है कि इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, फिर उसे करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली इन सेशन समझ आ गया? नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो फौरी तौर पे कोई लॉ पास करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट पास, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। 3 अल्फाज में फर्क आपको बताया था, बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस। जो बिल जब ओरिजिनेट हो रहा होता है ना, जब अभी लॉ का हिस्सा नहीं बना, स्टैट्यूट नहीं बना, तो उसे बिल कहते हैं। और जब वो लॉ का हिस्सा बन गया तो 2 रास्ते हैं, अगर तो वो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ का हिस्सा बना है तो उसे एक्ट कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू बना है तो फिर ऑर्डिनेंस कहते हैं उसको। नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन इसकी एज कितनी होगी? विदाउट अप्रूवल पार्लियामेंट 120 डेज। नेशनल असेंबली से 120 दिन के बाद मजीद बढ़ा सकती है, या 120 दिन से पहले नल एंड वाइड भी कर सकती है। 120 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस का पार्लियामेंट से को प्रेजेंट करना, उसे पास करवाना जरूरी है। अच्छा, ऑर्डिनेंस 120 दिन तक ऑर्डिनेंस का स्टेटस ऐसा ही होगा जैसा कि एक्ट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मनी बिल, नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट, सेनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सेनेट मनी बिल में इंटरफेयर नहीं करते। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, नेशनल असेंबली का टाइम खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, हाँ, वो भेजा कि कॉपी उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उससे सजेशन, इधर भी सारे बंदे बैठे हैं ना, तो उन्होंने कहा जो है मनी बिल आप सेनेट को भेज दें,
उनसे सजेशन लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए। ये ऐसे ही जैसे टीवी पे आपने देखा होगा, रोज लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं बजट के ऊपर। आई क्या बिल्कुल सही मिसाल है, बिल्कुल सही मिसाल है, बिल्कुल। आई कैम ने सजेशन ली, माने ना माने उसकी मर्जी, ठीक है। तो सेनेट सजेशन के लिए भेज दें, लेकिन मानना जरूरी नहीं है इनके ऊपर, अप्रूवल, उसकी अप्रूवल जरूरी नहीं है सेनेट की। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? जो पेंडिंग बिल, देखें जो बिल लॉ का हिस्सा बन गए उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक्ट बन गए, जो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, जो अभी इन प्रोसेस स्टेज में, आप काउंटिंग में कहते हैं ना, एक फिनिश गुड है, एक रॉ मटेरियल है, एक वर्क इन प्रोसेस है। फिनिश गुड तो अनअफेक्टेड है। अब अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल पे क्या फर्क पड़े? कह रहा है ऑल बिल पेंडिंग इन नेशनल असेंबली शैल लैप्स। नेशनल असेंबली में जो बिल पेंडिंग है, जो भी रॉ मटेरियल समझे, वो तो बिल्कुल फारग है। जो बिल सेनेट में पेंडिंग है, ऐसे बिल जो नेशनल असेंबली से पास होकर सेनेट में गए थे वर्क इन प्रोसेस, ये भी फारग है। जो इधर से प्रोसेस होके सेनेट में पहुंचा है वो लैप्स। जो भी सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और सेनेट में ही पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं है, वो लैप्स नहीं है। सिर्फ वो लैप्स, वो बचेगा, बाकी सारे के सारे बिल फारिग है। भाई ये डेसोल्यूशन का कंसेप्ट समझ आ गया। अब क्या रह गया हमारा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को कई रोज कोई ना कोई लॉ बनने के लिए आ जाता है। अब और इसमें डिटेल बाज़ औक़ात जो है चीजें भी हमें क्रिएट करना पड़ती है। जैसे आपको एग्जांपल दी थी रिपोर्ट्स वगैरह, लॉ ये कह देगा कि इस चीज की रिपोर्ट चाहिए, उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वर्डिंग क्या होनी चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल नेचर का काम है। इसके लिए फिर क्या पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, हमारे सेनेटर्स हैं या नेशनल असेंबली के मेंबर, वो इस लॉ मेकिंग अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट का मतलब क्या? अपनी पावर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब पावर गिवन बाय पार्लियामेंट टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसी पर्सन या बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो बायलॉज बनाए फॉर स्पेसिफिक पर ओनली, खास पर्पस के लिए। जैसे बताया था कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ऑडिट होना चाहिए, इन्होंने पार्लियामेंट ने ये पास कर लिया नेशनल असेंबली के ऑडिट होना चाहिए कंपनीज का, ठीक है। लेकिन उसकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसके अल्फाज फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वर्डिंग क्या होनी चाहिए, ये सेनेट के या नेशनल असेंबली के मेंबर्स ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी थे या ऑडिटर थोड़ी थे जो ये बताते किस तरह की वर्डिंग होती। ये उन्होंने फिर क्या किया, ये पावर उन्होंने एससीसीबी को डेलीगेट कर दी, भाई तुम डिसाइड कर लो। उसने रेलिवेंट स्टेक होल्डर से मिल मिला के रिपोर्ट बना ली। अब बताइए ये अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? पार्लियामेंट का टाइम भी सेव हो गया और एक्सपर्ट लोगों की तरफ से इनपुट भी आ गई। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ आ गया। फायदे क्या इसके? टाइम सेव होता है, किसका भला? पार्लियामेंट का होगा, एक्सपर्ट लोगों का थोड़ी होगा, उनका तो बढ़ के टाइम लगा। लेकिन बहरहाल फायदा उन्हीं को होगा, उनकी इनपुट आ जाती है। यूज ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक्सपर्ट नॉलेज आ गया। फ्लेक्सिबिलिटी, इसको बनाना भी आसान, चेंज करना भी। पार्लियामेंट में लॉ बनाना भी मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और चेंज करना भी टाइम कंज्यूमिंग। स्पीड, काम जल्दी हो जाता है। जाहिर है नेशनल असेंबली का इजलास पता नहीं कितने महीनों के बाद होना है, जबकि जो रेलिवेंट बॉडी है वो डेली बेसिस के ऊपर काम कर रही होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? क्योंकि ये पार्लियामेंट के थ्रू पास नहीं हुआ। इसमें ऐसे लोग जो कि अवाम ने नहीं चुने वो लॉ बना रहे हैं। बल्क बहुत ज्यादा लॉ मेकिंग हो सकती है। लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अगर अच्छा लॉ बन गया तो दोनों क्रेडिट लेंगे। जिस बंदे को डेलीगेट, जिस अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया, अच्छा लॉ बन गया, वो कहेगी देखा मैंने बनाया, पार्लियामेंट कहेगा नहीं मैंने बनाया। और अगर लॉ गलत बन गया, अवाम ने क्रिटिसाइज किया, दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। पार्लियामेंट कहेगी मैंने तुम काम करना, तुमने सही नहीं किया। जो जिस अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया था वो कहेगी सर मैंने तो काम कर दिया था, फिर आपको चेक करवाया था, आपने देखे बगैर ही अप्रूव कर दिया। क्या ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कोई कंट्रोल रखा जा सकता है? देखिए डिसएडवांटेज है ना इसमें, अगर आप देखें तो डिसएडवांटेज, इसमें बड़ा डिसएडवांटेज ये है, हो सकता है जिस पर्पस के लिए पावर डेलीगेट की गई है उससे एक्सीड करते हुए लॉ बना लिया जाए। जिस अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया है वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हुए लॉ बना ले, तो क्या कंट्रोल करने की जरूरत है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को?
पार्लियामेंट्री कंट्रोल यानी पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी, जुडिशियल कंट्रोल जुडिशरी कंट्रोल करेगी। पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगी? पहले रिस्ट्रिक्शन यानी पार्लियामेंट पावर को डेलीगेट करते हुए अथॉरिटी को, भाईजान सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की हद तक आपने काम करना है, बाकी की रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये ना 10 तरह की रिपोर्ट ले आए मेरे पास, यह है पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन कर दे। और जब आप यह है रिस्ट्रिक्शन। अब दूसरा कंट्रोल, जब आप रिपोर्ट बना लेना तो ये नहीं जैसे आपने बनाई तो वो लॉ का हिस्सा बन गई, उसे आपने फाइनल अप्रूवल के लिए हमारे पास लेके आना है, यह है अप्रूवल। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इसमें दोनों काम, रिस्ट्रिक्शन भी पार्लियामेंट कर रही है, अप्रूवल भी। जुडिशियल कंट्रोल क्या है कि अगर अल्ट्रा वाइज पता क्या है? बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वाइज मींस पावर। अगर डेलीगेटेड, जिसको पावर डेलीगेट की गई है, वो इस पावर से बाहर निकल के लॉ मेकिंग कर ले जरूरत से ज्यादा, पावर से ज्यादा, तो फिर उसके इस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है। कहाँ? कोर्ट में। और ये जहन में रखिएगा, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी है कंपैरेटिवली, या कोर्ट? पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को कोर्ट चैलेंज नहीं, लेकिन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, अगर लगे कि अल्ट्रा वाइज बियॉन्ड दी पावर उन्होंने किया है तो कोर्ट नल एंड वाइड कर देगी। फर्क क्लियर? हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया, हमारा सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए? मैंने आपसे कहा था ये आपने टिक लगाना है एक एक कंसेप्ट को, ये पढ़ लिया कि नहीं? तो एक एक कंसेप्ट को टिक लगा लिया, सारे पढ़ लिए, एमसीक्यूज भी सारे कर लिए, केस स्टडीज भी की, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, और रिवीजन भी कर ली। अब क्या रह गया? बिरयानी नहीं रह गई, अब आप लोगों का पढ़ना रिवाइज करना रह गया। ठीक है, हाँ जी, मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में ना आपके लिए एक रिवीजन प्लान बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे तो बेहतरीन प्लान पता क्या होता है? जो स्टूडेंट खुद अपना बनाए, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपना पता है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी रूटीन क्या है, मैं सुबह के वक्त उठ के ज़्यादा काम करता हूँ, शाम के वक्त मेरे सब्जेक्ट कितने हैं। तो बेहतरीन प्लान वो होता है जो स्टूडेंट खुद बनाए, लेकिन एक गाइडलाइन के तौर पे एक स्टैंडर्ड सा प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, हाँ डेलीगेटेड, हाँ आप ये पावर आप मुझे डेलीगेट कर दें, फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आपकी मर्जी है, चाहे उसको प्रूव करें चाहे ना करें। ठीक है जी, चलिए ये हमारा आखिरी लेक्चर था, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।